अध्याय 9 है ये, विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। महिलाएं, जाति और सुधार। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लेंगे जो भी पॉसिबल है इस डिस्कशन से, इस टॉपिक से। इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स भी लेंगे, एमसीक्यूज भी लेंगे, और जब भी हमें ज़रूरत होगी हमारे पास जो ये चित्र है, ये चित्र पे हम लौटेंगे। पहला सवाल है, हु सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का पहले मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे कहानी क्या है। इसका नाम है पेरियार साहब। आप देखिए, बहुत बड़ा नाम है ये जो आप देख रहे हैं। साउथ इंडिया में इनकी बहुत रिस्पेक्ट है। पेरियार ई.वी. रामास्वामी। अब अगर मैं इनका नाम लिखूं तो ये है ई.वी. रामास्वामी नायकर। तो जो नायकर साहब है, इनको प्यार से पेरियार बोला जाता है, मोहब्बत से पेरियार बोला जाता है। अब कहानी ये हुई कि जो पेरियार साहब, इनके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए इसको यहां चर्चा कर लेते हैं। पेरियार साहब जो है, ये एक मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, यानी मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। उसके बाद ये हुआ कि जैसे ये यंग हुए तो शुरुआत में ये एसेटिक यानी कि ये सन्यासी बने। सन्यासी ब्रह्मचर्य पालन कर रहे थे और इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर सारे पढ़े। फिर उसके बाद ये बड़े हुए तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में गए। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाते ही हुआ ये कि एक पार्टी हुई। अब मैं इसको जरा उस तरीके से बताता हूं कि ये मैं हूं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और यहां पर पार्टी हो रही है। तो ये पार्टी जो हो रही है, इसमें क्या हो रहा था कि जो ऊंचे दर्जे के लोग थे, या कहें हायर कास्ट लोग थे, अपर कास्ट जिसे हम कहते हैं, उनके लिए नेशनल कांग्रेस ने अलग से खाने का इंतजाम कर रखा था, और जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको अलग बिठाया हुआ था, यानी कि लोअर कास्ट के लिए अलग जगह बनाई हुई थी। इसको देखकर रामास्वामी नायकर साहब को बहुत गुस्सा आया। इन्होंने सब छोड़ा छाड़ा और उन्होंने कहा, देखो साहब, अब हमको सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करनी है, यानी अब हमारे आत्मसम्मान की बात आ गई। हमें हर जगह इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, मुझे भी ट्रीट किया जा रहा है जबकि मैं मेंबर हूं। तो इन्होंने शुरुआत की सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की, तो इसलिए पेरियार साहब का नाम है यहाँ पे। सी है इसका उत्तर। द आइडिया ऑफ विडो रीमैरिज वॉज एडवोकेटेड बाय। वैसे तो जितने भी रिफॉर्मर्स थे, जितने भी समाज सुधारक हुए, उन्होंने मल्टीपल चीजों पे बात की, किसी एक चीज पे बात नहीं की। किसी एक चीज पे बहुत काम किया, लेकिन सबके बारे में बात की। उन्होंने कहा, देखिए, ये जो सती प्रथा है, या फिर जो भी हिंदू धर्म में कुरीतियां हैं, इसको हटाया जाए, अंधविश्वास को हटाया जाए। दूसरा यह है कि बाल विवाह मतलब चाइल्ड मैरिज, इसको बंद किया जाए, और विडो रीमैरिज। क्योंकि होता क्या था, आज भी ऐसा ही है नॉर्मली, कि आदमी है, औरत है, आदमी शादी करता है, औरत को घर ले आता है। औरत पढ़ी लिखी होती है, काम वाम नहीं करती है, नहीं भी पढ़ी होती है, लेकिन वो घर पे आती है, चूल्हा चौका में लगा देते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चों का ध्यान रखती है। बाई चांस आदमी की मृत्यु हो गई तो इस औरत का क्या होगा? ये अपने बच्चों को कहां से, क्योंकि ये तो पैसा कमा रहा है, ये कुछ कमाती नहीं है, और इस बच्चे होने के बाद 10-15 साल बाद ये कहां से नौकरी करेगी? तो इसका हाल क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, ये सब उसके साथ दुख तो आ ही गया। अब जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो इसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती है कि इसको सफेद कपड़े पहनने हैं, ये किसी भी ऑस्पिशियस ओकेजन में, यानी पवित्र जिसको ओकेजन को या फेस्टिवल को कहा जाता है, वहां ही आ नहीं सकती। तो ये सब लोगों को दिख रहा था कि एक तो बेचारी वैसी परेशान है, उसको चोला चौका करा दिया, बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, उसको अपने मन की करने नहीं दे रहे हैं, जो वो किसी चीज में होगी अच्छी, पेंटिंग में अच्छी होगी, गाने में अच्छी होगी, या साइंटिस्ट बन सकती होगी। बच्चे पाल रही है, वो सुबह सुबह वो नाश्ता बना रही है अपने पूरे परिवार के लिए, मतलब सास ससुर, हो सकता है वो भी हो, उनकी बेटी भी हो, तो इन सब के लिए वो कर रही है। अब प्रॉब्लम ये, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो यही जो लोग इनसे काम करवा रहे होते हैं, वही इसको बोलते हैं कि तुम एक काम करो, ये मर गए ना, तुम भी चिता पे लेट जाओ और तुम भी मरो। या फिर इसको इस नजरों से देखा जाता है, और लोगों की नजरें तो आप जानते ही हैं, अच्छी खराब से दोनों होती है। तो आइडिया ऑफ विडो रीमैरिज
सबसे ज्यादा उठाया था स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने। किन्होंने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। और इन्होंने बहुत काम किया। अभी यहाँ मेरे पास आपकी एनसीईआरटी की किताब में उनका चित्रण है, तो ये सारे मैंने बाहर से लिए हैं, तो आप देखेंगे कि वो साहब जो है उन्होंने बहुत काम किया इसमें। द सत्य शोधक समाज एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय। जहां पर आपका सत्य शोधक समाज आता है वहां जरूरी हो जाता है कि हम बात करेंगे ज्योतिराव फुले साहब की। उत्तर देख लीजिएगा, ज्योतिराव फुले साहब। अब चलिए इनकी भी चर्चा करते हैं। पहले इनका चेहरा देखिए आप, ये भी बहुत बड़ा नाम है। ये है, अब आप देखें इसके साथ मैंने जो चित्र लगाने की कोशिश की है वो लगाया है ऐसा कि ये भी दिखाई दे और साथ में गुलामगिरी भी, इनकी बुक जो इन्होंने लिखी थी वो दिखाई दे। तो इसका बताने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया। ज्योतिराव फुले साहब जो थे वो ऐसे मुखर व्यक्ति थे जो खास तौर पर ब्राह्मण्स क्या कहते थे अपने आप को कि हम भाई आर्यन है। आर्यन है मतलब हमारी रेस, हमारी जाति, हमारा शरीर, हमारी सोच सब ऊंची है। तो ज्योतिराव फुले साहब ने कहा कि अच्छा आर्यन हो आप। आर्यन तो बाहर से आए थे, बाहर आके हिंदुस्तान का जो एरिया है उस पर कब्जा किया कि इन्वेडर्स थे और यहाँ के जो लोग रहते थे उन लोगों को आपने किसी तरीके से दबाया है। अपने आप को आप अपर कास्ट बोलने लग गए। यहाँ के जो इंडिजिनियस लोग थे, जो धरती के पुत्र थे, उनको आप लोअर कास्ट बोलने लग गए, है ना। तो ये ज्योतिराव फुले साहब ने कहा। फिर इन्होंने क्या किया कि जो लोअर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो सामाजिक विभेद था, उस पर बहुत बात की और इन्होंने कहा कि भाई आप तो यहाँ के वासी हो ही नहीं, हम हैं यहाँ के वासी। और किस तरीके से जब हमारा जो समाज था, जब एक गोल्डन एज थी हमारी समाज की, और उस वहाँ पर हम जस्टिफाइड तरीके से, जस्टिफाइड होता है बिल्कुल न्याय से, और दूसरा है एक न्याय होता है एक निष्पक्ष होता है, अनबायस्ड तरीके से हम न्याय करते थे और बहुत गोल्डन एज था उस जमाने में। तो भाई हमको ये उसको वापस लाना है और उसके लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की कल्पना की और इसको एस्टैब्लिश किया। सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने एक किताब लिखी गुलामगिरी। गुलामगिरी में इन्होंने बताया कि गुलामों का क्या हाल है। 1873 में इन्होंने ये किताब लिखी थी। 10 साल पहले 1863 में अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था। सिविल वॉर किसके बीच में हुआ था? अमेरिकन व्हाइट्स और अफ्रीकन ब्लैक्स, या अमेरिकन ब्लैक्स कह सकते हैं। मतलब कालों और गोरों के बीच में जो गृह युद्ध हुआ था। गृह युद्ध का मतलब ये है कि जो हमारे लोअर कास्ट है उनको इक्वेट इन्होंने किया कालों से, और जो हमारे अपर कास्ट है उनको इक्वेट किया व्हाइट से। तो इनके बीच में जो लड़ाई हुई और जिन लोगों इन्होंने फ्रीडम पाई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आया कि भाई अब ब्लैक्स को आप निग्रो नहीं बोल सकते, इनके साथ वो जो इनको फ्रीडम और इक्वालिटी है वो देनी पड़ी। तो इन्होंने अपनी किताब को इनको डेडिकेट किया, उन अमेरिकन को जिन्होंने ये स्लेवरी को खत्म करने के लिए, दास्ता को खत्म करने के लिए, और जो इनका प्रभुत्व था, व्हाइट्स का अनुचित प्रभुत्व जो था, उसको खत्म करने में इन्होंने बहुत काम किया। उन लोगों को इन्होंने ये अपनी जो किताब गुलामगिरी है वो डेडिकेट की थी। किन्होंने तो एक तरीके से लिंक बनाने की कोशिश की। अमेरिका में जो ब्लैक का हाल है वही हमारे यहाँ लोअर कास्ट का हाल है। अमेरिका में जो व्हाइट्स कर रहे हैं वही हमारे यहाँ अपर कास्ट करते हैं, ऊंची जाति के लोग करते हैं। विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। अब कई लोगों ने कई काम किए और उसके बाद जो सरकार थी, क्योंकि देखिए जब हम एक बाहर के आदमी को लेके आते हैं ना यहाँ पे, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हो सकता है कि होली बहुत अच्छा त्यौहार हो, हमारे लिए ये अली साहब का जो मुहर्रम निकलता है वो बहुत अच्छा त्यौहार हो, कोई शंका नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए, हम ये देखते हुए बड़े हैं। लेकिन जब एक बाहर का आदमी आता है और वो ये देखता है कि अरे यार लोग तो अपने को तलवार से काट रहे हैं, या होली में तो बस कीचड़ भी डाल रहे हैं, गंदगी भी डाल रहे हैं, गोबर भी डाल रहे हैं, तो बाहर के आदमी को लगता है ये कैसी बर्बरता है, कैसी गंदगी है, क्या कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो जब ये बाहर के लोग आते हैं, और उस समय आए ब्रिटिश, तो उनको जो हमारी रीतियां थी वो कुरीतियां लगती थी। और कुरीतियां यानी कि ये सब तो गलत चीज हो रही है भाई। एक आदमी लोहे का कुंडा, मतलब यहां पर लोहे का कुंडा लगा देता था और फिर उसके बाद वो ऐसे लटकता था, ऐसे दो आदमी लटकते थे। सोचिए आप, लोहे का कुंडा पीठ पे लगा के ऐसे आप घूम रहे केवल धार्मिक मान्यता के नाम पे। तो ऐसी बहुत सारी चीज हुई, और जिन जिन लोगों ने, हमारे रिफॉर्मर्स ने
जो हमारे रिफॉर्मर्स थे हिंदुस्तान में, जो सुधारक थे, उन्होंने जब इसकी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, क्योंकि उनकी सरकार थी, उन्होंने कई एक्ट बनाए, कानून बनाए। तो उसी जरिए विडो रीमैरिज एक्ट कि भाई जो विधवाओं का हाल था, जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया, उसको सुधारने के लिए कि भाई अब शादी इनकी अलाउड है। ऐसा नहीं कि शादी नहीं करने दे रहे हो आप, अगर आप विधवा हो गए तो क्या हो गया, शादी करिए दोबारा। आज आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी से भी शादी कर सकता है, 10 बार कर सकता है, छोड़ सकता है किसी को। तो उत्तर है इसका 1856, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज कूलीशिप? कूलीशिप क्या होता है? आपको अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर याद होगी, कूली। कूली में उनको चोट लगी थी बड़ी जबरदस्त, बिल्कुल मौत से वापिस आए थे हमारे जो सदी के महानायक हैं। तो कूली का क्या काम करते थे वो, अगर आपने पिक्चर याद होगी तो ये बोझा ढोते हैं। आप देखेंगे कि जब भी आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो आपको कूली मिलेंगे आपका बोझा ढोने के लिए। तो कूली मतलब बेसिकली लेबर आप कह लीजिए। तो हुआ ये कि जो लोअर कास्ट थे वो जहाँ रहते थे, हर एक, चाहे विलेज की बात करें या स्मॉल टाउन की बात कर लें, चाहे आप गांव की बात करें, छोटे शहरों की बात करें, वहां पर जो निम्न जाति के लोगों को का वर्गीकरण किया हुआ था, उनकी हालत बहुत बुरी थी। जो जमींदार थे या अपर कास्ट के लोग थे, वो उनके साथ बहुत डेली के डेली उनका ह्यूमिलिएशन करते थे, उनकी बेइज्जती करते थे। इनको एक बहुत बुरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। तो जैसे इनको अलग अलग मौके मिले, ये लोअर कास्ट इस विलेज से और स्मॉल टाउन से निकल के काम करने के लिए गए। तो कई बार जैसे म्यूनिसिपैलिटी का काम चल रहा था और नए नए चीज़ें बन रही थी, जैसे प्रेसिडेंसीज बन रही थी और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम कर रहे थे, तो ये लोग बाहर आ गए और बहुत सारी फैक्ट्रीज बन रही थी। लेकिन कई लोग ऐसे हुए जो प्लांटेशन के लिए बाहर गए, यानी कि जैसे आप कहें ट्रिनिडाड टोबैगो गए, इंडोनेशिया गए, और या देखेंगे तो फिजी वगैरह, यहाँ गए लोग। तो ये लोग जो गए, ये गए शिप से। उस जमाने में हवाई जहाज तो होता नहीं था, तो ये लोग शिप से गए। एक जॉन एलन करके भी शिप दिखाया गया है आपके एनसीईआरटी में, जो जा रहा है मॉरिशस। और किनको लेके जा रहा है मॉरिशस? वो कूली को ले जा रहा है, इसलिए इसको कूली शिप कहा जाता है। तो ये सब जो मैंने डिस्कशन किया, आप आराम से आंसर बता सकते हैं। अ शिप दैट कैरिड मेनी इंडियंस टू मॉरिशस। तो अगर जॉन एलन इसमें दिया गया है तो भी आप इसमें जोड़ देंगे। ये मैंने सारी चर्चा इसलिए की है कि जॉन एलन आपको समझ में आ जाए। और शिप से जाते थे, और वो लोग जाते थे जो लेबर क्लास है। और लेबर क्लास कौन होते थे? नॉर्मली जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, शूद्र और अतिशूद्र की बात कर रहा हूं मैं। चलिए जी, अगला हम सवाल ले लेते हैं। ईवी रामास्वामी वॉज नोन बाय द नेम। अभी अब मैंने काफी चर्चा की उनकी, तो आप बता सकते हैं क्या आंसर है इसका? एक्चुअली ईवी रामास्वामी नायकर है वो पूरे, और उनको प्यार से बोला जाता है पेरियार साहब। पेरियार साहब, फिर से इनका चित्र दिखाएंगे हम आपको। तो आपके पेरियार साहब देखिएगा, बहुत बड़ा नाम है, तो इनको आपको बिल्कुल दिलो दिमाग में बिठा लेना है। ये साहब है ना। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड अंबेडकर लीड 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट? अब इनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत रिस्पेक्टेबल नाम है। इनकी इज्जत हर आदमी क्यों करता है वो आप जानिए। पहली चीज तो ये है कि ये छोटे मोटे आदमी नहीं थे। जब ये पैदा हुए तो ये महार कास्ट के थे, मतलब पैदा क्या हुए, महार कास्ट के थे ये। जब ये पैदा हुए तभी इन्होंने, जब थोड़ा सा होश संभाला, तभी इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखना शुरू कर दी कि भाई इनको स्कूल में बाहर बिठाया जाता था, पानी नहीं पी सकते थे जहां अपर कास्ट के लोग, यानी उच्च जाति के लोग पानी पीते थे। उसके बाद किसी तरीके से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। इनके पिताजी जो थे वो जो मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल, उसमें टीचर थे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये इनको फेलोशिप मिल गई यूनाइटेड स्टेट्स में। फिर ये बैरिस्टर बनके, यानी कि लॉयर बनके वापस लौटे। उसके बाद जब ये आए 1919 में आए थे, 1919 जब ये लौटे, इनको सब पता था कास्ट सोसाइटी में क्या हो रहा है, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। अब ये पढ़ लिख गए थे और समझदार हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे आलोचनात्मक, क्रिटिकल जिसे हम कहते हैं, वो लेख लिखे। फिर इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हिंदुस्तान में रिलीजन के लिए काफ़ी लोग इमोशनल है, जबकि रिलीजन आपका इंटरनल मैटर है, वो उसके लिए इमोशनल होना बनता ही नहीं है। वो आपके और भगवान के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन होता यह था कि जो भी मंदिर है उसमें केवल ऊंची जाति के लोग आ सकते थे, लोअर कास्ट इसके आसपास भी नहीं फटकते थे। तो इन्होंने 3 आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलन किए। और मेन आंदोलन ये था, वो दिखाना चाहते थे कि हमको किस तरीके से यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है, और समाज को ये दिखाना चाहते थे कि हमारे साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
तो ये हुआ था 1927 से 1935 के बीच में। ध्यान रखिएगा, ये 3 आंदोलन यहां हुए थे, तो बी इसका उत्तर है। प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय, अब कौन साहब है ये? इनका नाम है आर.जी. भंडारकर। क्या नाम है? आर.जी. भंडारकर साहब, राइट। ये जो प्रार्थना समाज है, अगर आप देखें, स्वामी विवेकानंद का तो जो रामकृष्ण वाला है ना, और डिरोजियो का यंग बंगाल मूवमेंट है, राजा राममोहन राय साहब की तो हमने बात की ही, और आगे आगे एक सवाल आएगा तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा नाम है ये, क्योंकि जो सती प्रथा को खत्म करने में ना सबसे बड़ा नाम राजा राममोहन रॉय है। हमारे सबसे बड़े समाज सुधारक भी यही रहे। तो आर.जी. भंडारकर साहब इसका उत्तर लिखेंगे आप। विच ऑफ द रिफॉर्म्स मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय H.L.V. डिरोजियो? चलिए, अब तो मैंने बता ही दिया आपको। पहले इनका चित्र देखिए। हेनरी डिरोजियो साहब है ये जो दिख रहे हैं वैसे है नहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ये एक्चुअली क्या थे? ये एक टीचर थे, ठीक है जी। ये कलकत्ता में एक टीचर थे। तो इनके जो भी प्यूपिल्स थे, यानी कि इनके जो विद्यार्थी थे, उनको इन्होंने कहा कि पहली चीज तो ये जो सत्ता है, पावर है जिसके पास भी, उससे सवाल करो, क्योंकि पावर आपने दी है। अब आपका फर्ज बनता है कि आप इनसे सवाल करो। चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, और जो जैसे मैं सती प्रथा कह दूं, या जितनी भी कुरीतियां हैं हिंदू धर्म में या और धर्मों में, ये सब जो भी चल रहा है ना, इनके खिलाफ बात करो, इनके खिलाफ आंदोलन करो, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करो। तो यंग बंगाल जो मूवमेंट है वो डिरोजियो साहब ने किया था, और ये थोड़ा सा कहें कि बड़ा रेडिकल था, मतलब स्ट्रांग इन्होंने बात कही थी। यंग बंगाल मूवमेंट, H.L.V. डिरोजियो। हु स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता? तो पहले नाम देख लीजिए, बहुत बड़ा नाम है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। अब ये बड़ा नाम क्यों है, इनके बारे में बताता हूं मैं आपको। देखिए, बता पाएंगे कौन है इसमें? ये बीच में जो महिला दिख रही है, इनका नाम है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। अब क्योंकि इनके नाम से पता चल रहा है कि थोड़ा सा बंगाल टच है। ये जो है बंगाल में, खासतौर पर पटना और कलकत्ता में, इन्होंने लड़कियों के लिए ये स्कूल शुरू किए। मेन चीज ये थी कि एक तो ये बहुत मुखर थी, स्कूल शुरू किए इन्होंने, और दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि जो पंडे हैं और जो मौलवी है, मतलब हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं और जो मुस्लिम धर्म के जो ठेकेदार हैं, ये लोग जो है, इन्होंने औरतों को अपने जूती के तले दबा रखा है। महिलाओं का जो आज हाल है वो केवल इन लोगों के कारण है, धार्मिक ठेकेदारों के कारण। बड़े मुखर तरीके से बोलती थी, इसलिए इनका नाम हम लेते हैं बेगम रुकैया सखावत हुसैन। द फर्स्ट उर्दू नॉवल बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम, तो ये आपके लेट 19th सेंचुरी, यानी कि आप 1870 के बाद की बात करेंगे ना, इसका ये उत्तर है। अब मैच द फॉलोइंग करते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी कॉन्जर्वेटिव, यानी जो चीजें चली आ रही है। जैसे आप जब घर में आते हैं, जब होश संभालते हैं, तो बचपन में ही माँ बाप सिखा देते, बेटा ये करना है, ये धर्म, ये लोग खराब होते हैं, ये धर्म खराब होता है, यानी कि मुसलमानों से बात नहीं करना, छोटी जाति से बात नहीं करना, ये सब आपको घोट के पिला दिया जाता है। चक्कर यही कि जब आप बड़े होते हैं तो आपके अंदर ये बसा हुआ है, तो आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। लेकिन कई लोग चेंज कर जाते हैं। आजकल के समाज में देखिए, जो आजकल लड़के लड़कियां हैं, बिल्कुल इन सब पे विश्वास ही नहीं रखते। लेकिन जो बड़े होकर भी, यानी कि ये जो लोग हो गए, वो अपने आप को चेंज नहीं करते, वो सारी कुरीतियां, जितनी भी गलत चीज है, वो आंख मूंद के बिल्कुल अंधे बन के चले जा रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, चाहे उसमें किसी का नुकसान ही क्यों ना हो। ऐसे लोगों को हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। ये होते हैं फैनाटिक्स या रेडिकल्स, फंडामेंटलिस्ट। ठीक है, फैनाटिक यानी अपने धर्म के लिए, अपने रीतियों के लिए वो कुछ भी कर जाएंगे, किसी को मार देंगे, काट देंगे। फंडामेंटलिस्ट मतलब यह है कि वो चेंज होना ही नहीं चाहते, नई चीजों को अपनाना ही नहीं चाहते। सफरेज मतलब क्या होता है? राइट टू वोट, मताधिकार, मत का अधिकार। जब आप किसी को इलेक्ट करते हैं तो मत का प्रयोग करते हैं, उसे हम सफरेज कहते हैं। वैश्यास कौन होते हैं? वैश्य वो होते हैं जो कहेंगे खरीद फरोख्त का काम करते हैं। जैसे आप अग्रवाल साहब जानते हैं, अग्रवाल लोग होते हैं, या जो बनिया कैटेगरी हम बोलते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं, IIT वगैरह सब यही निकालते हैं ये लोग, है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा नाम है ये। तो वैश्य लोग होते हैं ट्रेडर्स, मनी लेंडर, व्यापारी और जो महाजन लोग होते हैं। शूद्र कौन हो गए? हमारे यहाँ एक जो व्यवस्था बना रखी है एंशिएंट टाइम से,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके नीचे आता है अतिशूद्र, जिनको अछूत का संज्ञा दे रहे हैं हमारे समाज। शूद्र वो होते हैं जो थोड़ा लोअर काम करते हैं, जैसे आपके किसान हो गए, मूर्तिकार वगैरह हो गए, जैसे कोई कुम्हार हो गया, बुनकर हो गया, ये सब शूद्र में आते हैं। सती, अब ये चक्कर है कि एक आदमी है, एक औरत है, शादी हो गई, आदमी मर गया, औरत को कहा गया कि आदमी मर गया, तुम भी लेट जाओ इसकी चिता पे और आग लगाएंगे, तुम भी मर जाओ। तो ये सती प्रथा बड़ी, मैं तो सोच के भी मेरे सिहरन हो जाती है कि अ वुमेन हु डाइड ऑन द फ्यूनरल ऑफ हर डेड हस्बैंड, मतलब जो फ्यूनरल पायर है, जो यहाँ पर आखिरी चिता है, इसमें अग्नि दी जाती है, इसी अग्नि में इसको भस्म कर दिया जाता है, चाहे ना चाहे। और कई लोग बताते हैं कि इनको बांध दिया जाता था कि अगर आग से भागे ना। तो ये इसका उत्तर है। मदिगास कौन है? मदिगास जो है ये अछूत कास्ट है आंध्र प्रदेश में। ये काम करते हैं चमड़े का, यानी कि चर्मकार है। जो शब्द है वो बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है, वो बोल नहीं सकते आप। चर्मकार समझ रहे होंगे आपने क्या कह रहा। तो ये आप इसको मैच करा सकते हैं। पंडिता रमाबाई सपोर्टेड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, सेट अप विडो होम्स। बिल्कुल सही है। जो पंडिता रमाबाई है, ये देखिए बहुत बड़ा नाम है। यहां देखिएगा पंडिता रमाबाई। एक तो ये बहुत मुखर थी, पंडिता थी, मतलब वो संस्कृत वगैरह अच्छे से जानती थी, तो लोगों को से जवाब तलब करती थी। दूसरी ये थी कि इन्होंने बहुत सारे एक विडो होम्स शुरू किए, यानी एक औरत जिस पे अत्याचार हो गया, एक तो पति मर गया और उसके बाद रिलेटिव्स ने इसकी हालत खराब कर दी। घर से बाहर निकल, गंजी हो जा, सफेद कपड़े पहन, कहीं बाहर नहीं निकलना, कहीं भी कोई अच्छा काम हो रहा हो तो वहां दिखाई मत देना। तो इन औरतों के साथ, जिनके साथ प्रकृति ने अन्याय किया, साथ में लोग भी अन्याय कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने ऐसे शेल्टर बनाया कि ये लोग आए। यहाँ पर इनको लाइवलीहुड यानी ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि ये अपना काम करके अपना गुजर बसर कर सके। तो इनको एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी। बिल्कुल सही है पंडिता रमाबाई, सलाम करता हूँ रमाबाई जी आपको। रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। ये तो गलत है। उसका कारण ये है, आज भी अगर आप किसी चीज के खिलाफ बोलते हैं, अगर आप रिफॉर्मर बनने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पीछे खींचेंगे। और आजकल के ज़माने में तो सीधा आपको देशद्रोही बोल दिया जाएगा, या आपको बोल दिया जाएगा कि भाई आप पाकिस्तान चले जाओ, या आपको बोल दिया जाएगा कि आप मतलब देश से प्यार नहीं करते अगर आप किसी भी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो आजकल के ज़माने में ऐसा है, हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो चेंज नहीं चाहते, जो अच्छी चीज़ों के, जो बस ढर्रे पे चलना चाहते हैं। तो रिफॉर्मर्स को तो बहिष्कार का सामना करना पड़ता था उस जमाने में। ज्योतिराव फुले सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन पंजाब। अब ये गलत हो गया। ज्योतिराव फुले साहब जो है ना, उनके नाम से पता चल रहा है कि महाराष्ट्र एरिया में बड़े एक्टिव थे। तो पंजाब में तो नहीं, इन्होंने महाराष्ट्र में खोले थे। ज्योतिराव फुले साहब द्वारा देखेंगे, ज्योतिराव फुले साहब बड़ा नाम है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये साहब है। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करता हूं। इन्होंने जो स्थापना की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ट्रू तो यहां दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसके बैकग्राउंड समझा देता हूं। इन्होंने जो स्थापना की थी वो की थी ब्रह्म सभा की। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म सभा की इन्होंने स्थापना की थी, जो आगे चल के फिर ब्रह्म समाज कहलाया। तो अगर ब्रह्म सभा दिया है आपको, चाहे आपको एमसीक्यू में आ जाए ब्रह्म समाज और ब्रह्म सभा दोनों आए, तो आपको ब्रह्म सभा करना है। ब्रह्म सभा इन्होंने बनाई, फिर वो ब्रह्म समाज कहलाई आगे चल के। तो राजा राममोहन राय बहुत बड़ा नाम है, इनके बारे में बताना बहुत बनता है भाई। ये जो है, कहाँ गए हमारे राममोहन साहब, ये साहब। एक तो ये राजा इसलिए कहलाए गए क्योंकि ये राजा ही थे, मतलब राजाओं के परिवार से आते थे। ओके। दूसरा ये था कि इन्होंने काफी लैंग्वेजेस जानते थे, संस्कृत जानते थे, पर्शियन जानते थे, सारी लैंग्वेज। और सबसे बड़ी बात, ये रिस्पेक्टेड थे। पूरे हिंदुस्तान में बड़ा रिस्पेक्ट था, मतलब चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे ब्रिटिश हो, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, राइट। तो हुआ ये कि इन्होंने अपने लेखों में ये जो सबसे खतरनाक प्रथा है, जैसे मैंने आपको काफी देर में काफी डिस्कस किया, सती प्रथा, कि अगर पति मर जाए तो लेट जाओ और मर जाओ, चाहे चाहो या ना चाहो। तो ये इसको हटाने में सबसे बड़ा जो आप कहें कि योगदान था, तो राजा राममोहन राय साहब का। वैसे इन्होंने सब चीज़ों में काम किया है,
लेकिन इसको तो मैं मानता हूं, इसको खत्म किया तो भाई बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। आपको भी सलाम है। पीपल वर डिससेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल इन द 1870s एंड 1880s। बिल्कुल सही है। वैसे भी ब्रिटिश रूल से वो अनसेटिस्फाइड थे, क्योंकि अब लोगों की रोजी रोटी है ना, महंगाई इतनी बढ़ गई थी, क्योंकि ब्रिटिश रूल तो अपने लिए सोच रही थी, अपने लिए करती थी, समाज के लिए क्या, इन्होंने ज्यादा कोई काम नहीं किया। तो इसलिए लोग अगर सरकार हमारे लिए नहीं करेगी, जिन लोगों ने उनको बनाया है, वैसे तो ब्रिटिश रूल को हमने बनाया नहीं था, उन्होंने तो कब्जा किया था, लेकिन अगर हम सरकार को बनाते हैं और वो हमारे खिलाफ काम कर रही है या हमारे लिए सोच नहीं रही है, तो दुखी होंगे ही ना, हम डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। फिर इन द ब्लैंक्स देखा जाए तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन, ये आप देखिए 1929 में हुआ था, यानी कि अब चाइल्ड मैरिज नहीं होगी, बाल विवाह 6, 7, 8 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती। और चाइल्ड रीमैरिज एक्ट जब, ये रिस्ट्रेंट एक्ट जब पास हुआ, तो कहा गया कि लड़के अब 18 साल, लड़कियां 16 साल, मतलब मेन विमेन, इनकी एज तय कर दी गई, इससे पहले शादी नहीं करा सकते, वो कानूनन गुनाह होगा। इन 1873 फुले रोट, अब आप शायद ये बता सकते हैं क्योंकि हमने काफी डिस्कस कर लिया, गुलामगिरी, क्या लिखा इन्होंने, फिर से देखेंगे इनका चित्र, गुलामगिरी इन्होंने लिखा था, ज्योतिराव फुले साहब। इन डैश द मुस्लिम लीग डिमांडेड इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, 1940 में किया था। अच्छा, ये जो सवाल है, ये हम अगला जो डिस्कशन है इंडिपेंडेंस वाला, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उसमें भी डिस्कस करेंगे, तब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल 1940 याद रखें। डैश वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जनवरी 1930 ऑल ओवर द कंट्री, क्या ऑब्जर्व हुआ था 26 जनवरी 1930 को? इंडिपेंडेंस डे है क्या ये 1930 को? ये आप मुझे बताएंगे। वैसे फिलहाल इसको इंडिपेंडेंस डे कर देते हैं। अब 1930 था क्या नहीं था, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ऐसा क्यों, ये एक सवाल है। ओके, ये आपके लिए, मुझे बताइए कि 1930 क्यों लिखा हुआ है इसमें? 1947 सुना है आपने, 1950 सुना है आपने, है ना, कब हमको इंडिपेंडेंस मिली, कब जो संविधान लागू हुआ, इसकी क्या कहानी है? ये अगर कोई जानेगा तो मुझे बताएगा, और नहीं तो फिर मैं आपको जब हम इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर देखेंगे तब डिस्कस करूंगा। द नॉलेज ऑफ डैश टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर प्रमोट न्यू लॉज। एंशिएंट टेक्स्ट, प्राचीन पवित्र ग्रंथ, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, जितने भी पुराण हैं, चाहे आप भगवत गीता ले लें, जितने भी हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स रहे हैं। अब होता यह था कि जो सती प्रथा हो गई या फिर विडो रीमैरिज को मना करना हुआ, लोग इसको मानते थे कि धर्म ने दिया है, जो कास्ट सिस्टम है वो भी धर्म ने दिया है। ऐसा नहीं है। लोगों ने, खासतौर पे राजा राममोहन रॉय ने क्या किया, जो एंशिएंट टेक्स्ट है उससे निकाला कंटेंट, और वो ले जाके लोगों के सामने दिया कि देखो, आप जो सती प्रथा कह रहे हो वो तो है ही नहीं, वो तो अलाउड ही नहीं है, ये तो गलत है। तो लोगों ने फिर माना, क्योंकि वो ग्रंथ में लिखा है। लोगों को, धार्मिक लोगों को धर्म की भाषा में सिखाया जाए तो समझ जाते हैं, अदरवाइज तो न मानते नहीं। अंबेडकर वॉज बॉर्न इनटू अ महार फैमिली, महार कास्ट, एक अछूत कास्ट की संज्ञा इनको देते हैं, वहां ये बॉर्न हुए थे। पेरियार वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। पेरियार साहब के बारे में मैंने जो चर्चा की उससे आप समझ गए होंगे कि पहले तो ये सन्यासी रहे और इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े। तो सबसे बड़ी बात ये, जो कोड्स ऑफ मनु है, जिसको हम मनुस्मृति कहते हैं, इन्होंने कहा था, इसमें लिखा हुआ है, वैसे बहुत सारी चीज लिखी, ये भी लिखा गया है कि जो छोटी जाति है उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ी अलग चीज लिखी है इन्होंने। तो इसके खिलाफ काफी लोग बोलते हैं। दूसरा, चाहे भगवत गीता ले लें, रामायण बोले, इन सब के खिलाफ, रामायण के खिलाफ ये बोलते थे, और बिल्कुल खुल के बोलते थे, डरते नहीं थे। जो डर गया सो मर गया। चलिए साहब, ये सवाल जवाब हुए। हो सकता है कि इसके बाद अगर चैप्टर पढ़े या चैप्टर पढ़ के यहां पर आए तो आपने काफी चीज सीखी होगी। धन्यवाद आप सभी लोगों का।